कोई कितना भी महान हो, चलिए मोदी जी की सीधे बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि मोदी जी बहुत महान व्यक्ति हैं, मान लेते हैं, जितने गुण उनके बताए जाते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बहुत सादगी पसंद है, इतने सादे हैं कि अपने सूट पे अपना ही नाम लिखवाते हैं, किसी और का नहीं लिखवाते, मान लेते हैं शाकाहारी हैं, बहुत अच्छी बात है। जितने अच्छे गुण उनके बताए जाते हैं सब मान लेते हैं। मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? भारत के नागरिक के रूप में अगर मैं ये देखता हूं कि मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाया जा रहा है, अगर मैं ये देखता हूं कि इस देश के सबसे शानदार एंकर्स टीवी चैनलों से सिर्फ इसलिए बाहर हैं क्योंकि वो सरकार के आलोचक हैं, अगर मैं देखता हूं कि जेएनयू के पढ़े हुए शानदार लड़के जिनको आज यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर होना चाहिए था वो 5 साल से जेल के अंदर हैं, तो आपके महान गुण और महान उद्देश्यों को लेकर मैं क्या करूंगा? वो मेरे काम के नहीं है। मेरे लिए एक ऐसा शासक बढ़िया है जो अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। सारी प्रॉब्लम क्या है? वैसे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज अब इतनी ज़्यादा फैल गई हैं कि एक कहानी चली कि चर्चिल आए तो स्टालिन के घर गए और स्टालिन की पत्नी थी, उन्होंने बताया कि 3 कमरे के घर में हम रहते हैं और ऊपर वाला कमरा लेनिन का है इसलिए उसको उपयोग नहीं करते हैं, और स्टालिन की पत्नी खाना बना रही थी। घटना 1942 की है, स्टालिन की पत्नी 1930 के आसपास मर गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा सच है। तो व्हाट्सएप तो हर जगह आ गया, व्हाट्सएप की बात आप छोड़ दीजिए। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मेरे बारे में अक्सर ये गलतफहमी लोगों को होती है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। प्रोफेसर का बेटा हूँ तो मुझे दिखाने आता है कि कैसे पढ़ा लिखा दिखा जाता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा मैं नहीं हूँ, मेरे दोस्त जानते हैं। मेरा सीधा सवाल है कि आप जब सत्ता में आते हैं आपके आसपास 5 ऐसे लोग होते हैं जो आपके सबसे बराबर के बिल्कुल होते हैं, बल्कि उनमें से ज़्यादातर आपके सीनियर हैं। 10 साल के अंदर 4 की हत्या हो जाती है, 4 मार दिए जाते हैं देशद्रोही बता के। जिन लोगों ने रूसी क्रांति में अपनी जान लगाई थी वो 10 साल में देशद्रोही हो जाते हैं, सारे मार दिए जाते हैं। अन्ना आख्तोमोवा जैसी पोएट, उसको आधी वैश्या और आधी देवी कहा जाता है। कितने नाम गिनाऊं? अगर यहां गिनाना शुरू कर दूंगा तो लोग परेशान हो जाएंगे। हमको मोदी से क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बस इतनी है कि हमारे देश के अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है। प्रॉब्लम बस इतनी है कि सरकार का विरोध करना देशद्रोह बना दिया गया है। और मजेदार बात यह है कि जिन लोगों को मोदी से शिकायत है उनको एकदम इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टालिन के समय में स्टालिन के खिलाफ होना देशद्रोही होना था। जितने अखबार थे वो या तो पार्टी के थे या सरकार के थे। वैसे बहुत सीधी सी बात है, अपनी अपनी तानाशाही सबको अच्छी लगती है। उज्ज्वल दा ने एक बात कही कि राजाओं महाराजाओं के समय में तानाशाही नहीं थी, क्योंकि तानाशाही का मुझे लगता है कंसेप्ट मॉडर्न है, वरना राजा महाराजा सारे तानाशाह थे। महात्मा गांधी का एक प्रसिद्ध कोट है जब वो हरि सिंह के बारे में लिख रहे थे, और वहां उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान का हर छोटा से छोटा राजा अपने आप में एक हिटलर है, क्योंकि हिटलर के पास भी उतना अधिकार नहीं है जितना इन राजाओं के पास है। ये किसी को भी मार सकते हैं, इनके खिलाफ कोई केस नहीं चलेगा। सर अभी बता रहे थे कि मिडिल ईस्ट चले जाइए, मिडिल ईस्ट के जितने शाह शहनशाह और बाकी सब हैं सब तानाशाह हैं, उनके खिलाफ कोई बोल के देख ले उनका क्या हाल होगा। तो तानाशाही मुझे लगता है मेरे लिए बहुत सीधा सा मामला है। अगर लोकतंत्र नहीं है तो तानाशाह है। आपका उद्देश्य कितना भी महान हो, लेकिन अगर आप अपना विरोध बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, अगर अपने उद्देश्य को पाने के लिए 8-10 लाख लोगों को या तो आपको मार देना होता हो या गुलग में भेजना हो, अगर ऐसी सरकार है जहां कोई किताब लिखी जाती है तो जब तक सरकार उसको पास नहीं करेगी तब तक किताब छपेगी नहीं, और लिख देने के लिए किसी को फांसी हो सकती है, किसी को उठाकर जेल में भेजा जा सकता है, तो ऐसे कोई महान चीज निर्मित ही नहीं हो सकती है। रहा सवाल फलां ने ये कहा था, फलां ने ये कहा था, असल में हम जब बहुत डिटेल में नहीं देखते हैं तो दिक्कत होती है। जब हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं तो समझ में आता है कि फला फला बहुत वजहों से कहते हैं। मोदी जी के बारे में कल किताब लिखी जाएगी तो उसमें मेलोनी जी क्या कहेंगी? बुरा कहेंगे। ट्रंप साहब क्या कहेंगे? बुरा कहेंगे। पुतिन साहब क्या कहेंगे? बुरा कहेंगे। मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब से भी अगर कहा जाए कि मोदी जी के लिए किताब छप रही है, 2 पेज लिख के दे दीजिए, वो भी अच्छा ही कहेंगे। सत्ता में रहते हुए कौन किसके खिलाफ बुरा कह देता है? दूसरी बात, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद का टाइम इस दुनिया में शीत युद्ध का टाइम था, कोल्ड वार का टाइम था। और कोल्ड वार में आप इस तरफ होते थे या उस तरफ होते थे। हम लोग 90 में युवा हो रहे थे तो थोड़ा सा कोल्ड वार की आइडिया है,
90 के बाद तो रशिया के टूटने के बाद तो कोल्ड वार धीरे धीरे खत्म होता जाता है, एक ध्रुवीय विश्व बनता है, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी कोल्ड वार की आइडिया है। तो या तो आप हिटलर की साइड में हो सकते थे या आप स्टालिन के साइड में हो सकते थे एक ज़माने में, और एक ज़माने में या तो आप अमेरिका के साथ हो सकते थे या फिर आप रशिया के साथ हो सकते थे। वो आपकी प्रॉब्लम थी कि दो ही ध्रुव थे, दो में से आपको चुनना था। जब मैं 20वीं सदी के तानाशाहों का इतिहास लिख रहा था तो मुझे 20वीं सदी से कोई मतलब नहीं था, वो तो बीती हुई सदी है। मेरी चिंता तो मेरी अपनी 21वीं सदी थी, जिसमें हम तो बूढ़े हो रहे हैं लेकिन हमारे बच्चों को जवान होना है, अपनी ज़िंदगी काटनी है, और उनके बच्चों को भी इसी सदी में जवान होना है। 75 साल अभी बाकी हैं। तो मेरे लिए 20वीं सदी में क्या गड़बड़ियाँ हुई जिसकी वजह से तानाशाहियाँ पैदा हुई, तानाशाही होती कैसी है, तानाशाही कहाँ जाकर ख़त्म होती है, और तानाशाही किस तरह उसी उद्देश्य को नष्ट कर देती है जिसको पूरा करने की बात कर रही होती है, ये समझाना ज़रूरी था। इसलिए मैंने किताब लिखी है। मुझे 20वीं सदी के तानाशाहों में तलाश सिर्फ ये करनी थी कि 21वीं सदी में क्या क्या कॉमन है। कई सारे इंटरव्यूज़ हुए हैं, उसमें मैंने ये बात कही है। एक आखिरी बात और करके मैं ख़त्म करता हूँ। पता नहीं ये किस्सा लोग क्यों नहीं याद करते हैं और कैसे भूल जाते हैं। देखिए, तानाशाहों की दोस्तियाँ जो होती हैं ना, विचारधारा वगैरह सड़क पर नारा लगाने वालों के लिए होती हैं। मैंने 30 साल लाल सलाम के नारे लगाए हैं और आज भी मैं मार्क्स की बेहद इज्जत करता हूँ। मैंने मार्क्स की जीवनी लिखी है, मार्क्सवाद पर किताब लिखी है, और गिरी सही कह रहा था, हमारी बहस होती थी तो मैं स्टालिन को पागलों की तरह सपोर्ट किया करता था। तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मार्क्सवाद हो चाहे बाकी नारे हो, राष्ट्रवाद का भी नारा हो, ये सब नारे जो होते हैं वो सड़क पर लगाने वालों के लिए होते हैं। बाकी तो सत्ता के हिसाब से नारे चुन लेते हैं। कांग्रेस की सत्ता थी तो कांग्रेस के नारे लगा रहे थे, ये सत्ता आई इसके नारे लगाएंगे, कल किसी और की आएगी तो दूसरे के नारे लगाएंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ था, एक सवाल पर मैं छोड़ के जा रहा हूँ, सर को लास्ट में बोलना है। सबसे बड़ी बात की जाती है कि फांसीवाद के खतरे से दुनिया को बचा लिया। फांसीवाद का खतरा तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन हिटलर अपने अगल बगल के छोटे मुल्कों को लगातार कब्जा करते जा रहा था। लेकिन उस समय उन मुल्कों के साथ खड़े होने की जगह स्टालिन ने हिटलर के साथ समझौता किया था। मोलोटोव-रिबेनट्रॉप समझौता हुआ था, और उस समझौता सिर्फ इतना नहीं था कि आप हम पर हमला नहीं करेंगे, हम आप पर हमला नहीं करेंगे। समझौता ये था कि यूरोप के अंदरूनी इलाके में हिटलर कब्जा करता जाएगा, स्टालिन कोई विरोध नहीं करेगा, और बाल्टिक इलाकों में स्टालिन कब्जा करता जाएगा, हिटलर कोई विरोध नहीं करेगा। समझौता ये था कि हिटलर चावल गेहूं जो होता है रशिया में वो लगातार सप्लाई करेगा, और कच्चा लोहा सप्लाई करेगा, और स्टालिन करेगा, और हिटलर बदले में बने हुए जहाज और बने हुए कुछ हथियार सप्लाई करेगा। और उस समझौते के बाद एस्टोनिया पे कब्जा हो गया। अभी मैं एस्टोनिया गया था, ख़ास तौर पर वो जगह देखने में गया था, तालिन में। केजीबी का एक इंट्रोगेशन सेंटर है जहाँ पर लोगों से पूछताछ की जाती थी। वहाँ जहाँ कैद तन्हाई जिसको कहते हैं वो जो जगह थी, मैं वहाँ पर खड़ा था, और ऐसा कुछ हुआ कि उस समय मेरे अलावा कोई नहीं था। तकरीबन 10 मिनट मैं वहाँ पर खड़ा रहा, और मैंने ये तसव्वुर किया, ये सोचा कि अगर इस जेल के अंदर एक तिकोना सा एरिया था जिसमें बताते हैं एक बाल्टी रख दी जाती थी जो आपके निपटने के लिए होती थी। पानी दिन में एक बार आपको मिलता था, खाना दिन में एक बार मिलता था, और लोग महीनों महीनों रहे। मैंने तसव्वुर किया कि अगर मुझे कुछ घंटों इसमें रहना पड़े, 24 घंटे रहना पड़े, तो मेरी हालत क्या होगी। मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगा। इतनी क्रूरताओं के साथ अगर कोई महानता मिलती है तो मनुष्यता को ऐसी महानता नहीं चाहिए। मनुष्यता को आज़ादी चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, अपने बोलने का हक चाहिए, शांति चाहिए। आपके महान उद्देश्य के लिए जनता अपनी कुर्बानियां, अपनी जान और अपनी आज़ादी गंवाने के लिए तैयार नहीं है, वरना आराम से कहा जा सकता है कि मोदी जी का भी उद्देश्य बहुत महान है। वो भी हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, वो एक महान उद्देश्य है, लेकिन ना तो हम उनके उद्देश्य से सहमत हैं, ना उसके लिए कुर्बानियां देने को तैयार हैं। जनता से पूछ के वो तय नहीं किया गया है। और हिटलर और स्टालिन का समझौता टूटा कैसे? जब हिटलर ने धोखा दे दिया और हमला किया, उसके बाद स्टालिन का समझौता टूटा। किसी फांसीवाद को बचाने के लिए स्टालिन ने कोई समझौता नहीं तोड़ा, किसी फांसीवाद से दुनिया को बचाने के लिए अपनी तरफ से कोई लड़ाई नहीं लड़ी। जब दुश्मन आपके घर में घुस गया तब तो आपकी मजबूरी थी कि आप लड़ाई लड़ते। उसको महानता की तरफ पेश किए जाने से मैं बिल्कुल इनकार करता हूँ। और एक सेकंड की और बात बस, कि दादा ने कहा कि उन मूर्खों के साथ एक ही बास्केट में क्यों रख दिया। मुझे लगा कि मूर्ख तो सारे थे,
आप महानता के उद्देश्य छोड़ दीजिए अगर, तो तरीके सबके एक ही थे। एक बार अमेरिका में निक्सन बहुत ज़्यादा परेशान था, तो ईदी अमीन ने उसको चिट्ठी लिखा कि जब सरकार ना संभल रही हो और विरोधी बहुत परेशान कर रहे हों तो विरोधियों को मरवा देना चाहिए। हिटलर और स्टालिन इससे अलग क्या कर रहे थे? देखिए, आज के समय में सरकार की आलोचना करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप ट्रॉल से डरना बंद कर देते हैं। मेरे कई सारे मित्र यहाँ पे हैं और मेरी बात से वो सहमत होंगे। तो आलोचना का मज़ा तब है जब किताब को पढ़ा जाए, किताब में गलत तथ्यों की बात की जाए, सवाल उठाया जाए, कोई खूंटा गाड़ ले कि नहीं भाई मैंने तो अशोक पांडे, तुमने तो आज ब्लैक सूट पहना है और तुम मानो ना मानो तुम्हारा सूट ब्लैक ही है, तो मुझे लगता है उसको इग्नोर कर देना ज़्यादा अच्छा होता है। कई बार आपके दिमाग में इंप्रेशंस होते हैं। अगर इस किताब को ढंग से पढ़ा गया होता तो बताया होता, उसमें पढ़ते समय ध्यान में आया होता कि पहली पत्नी के मौत के बाद मैंने लिखा है कि इसने स्टालिन को हमेशा के लिए पत्थर बना दिया। उसके जीवन में महिलाएं तो बहुत सारी आईं, लेकिन ऐसा प्रेम और ऐसी भावुकता दोबारा देखने को नहीं मिली। दूसरी बात ये कि जिस तरह की बातें इस किताब पे हो रही हैं, अच्छी बातें भी हो रही हैं, जो दूसरी बातों की बात हो रही थी, मुझे लगता है कि मैं अगली किताब स्टालिन पे ही लिख दूंगा। पूरे 250-300 पेज की एक अच्छी सी किताब लिख दूंगा तो सारी बातें निकल के आ जाएंगी। क्योंकि ये किताब मुझे स्टालिन के बारे में नहीं लिखनी थी, ये किताब मुझे तानाशाह के बारे में